सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग जो हमारे सीरीज के बचे हुए प्रश्न थे उन प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में आपकी जो सीरीज थी उसका संपूर्ण सॉल्यूशन ख़त्म हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन हमारे ख़त्म हो जाएंगे और अब जो भी क्वेश्चन आपका नहीं बन पा रहा उस पर अच्छे से जो समय बचा है प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है ना। बाकी चीज़ें आप समझते हो। आइए फिर शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पर लिख दिए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु से 5 गुनी थी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। देखो, ये प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अगर देखा जाए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप इस प्रश्न को कैसे लगाएंगे उस बात को ज़रा समझना है, ठीक है ना। देखो, एक है अमन और उनके पुत्र हैं, 2 लोग हैं, तो आप इसको 2 चर में भी लगा सकते हो, आप इसको 1 चर में भी लगा सकते हो। तो 1 चर में लगाना मैं आपको बताऊंगा कि 1 चर में कैसे लगाओगे। सबसे पहले जो दिया गया है वो लिखो। अमन है और कौन है, उनका पुत्र है। तो आप लिखो यहाँ पर अमन की आयु, पहले मैं जो बता रहा हूँ वैसे आपको लिखना है। यहाँ हो गया अमन की आयु और फिर हो गया आप इनके अमन के जो पुत्र हैं वो पुत्र की आयु। अब आपको मानना कैसे है वो बात समझो। जिसके बारे में कुछ ना पता हो आप उसके मानो। ऐसे अमन की आयु उसके पुत्र की 3 गुनी है, तो अमन के बारे में हमें आइडिया है कि उनका पुत्र जितना भी होगा अमन का, उसके 3 गुना क्या होगा, अमन की आयु होगी। तो हम मानेंगे कि पुत्र की आयु कितना है, पुत्र की आयु अगर x है तो अमन की आयु कितना हो जाएगी, 3x हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी। इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं। जो पहली लाइन का अर्थ था वो हमने यहाँ पर लिख लिया। फिर कह रहा 10 वर्ष पहले, और मैंने आपको बताया जब भी कभी पहले की बात करेगा तो उसका मतलब माइनस कर देंगे दोनों में। तो अगर मैं यहाँ से पूछूं कि 10 वर्ष पहले अमन की आयु कितनी होगी, 10 वर्ष पहले अमन की आयु अगर मैं पूछूं तो आप कहोगे सर 10 वर्ष पहले अमन की आयु ये 3x थी, 10 माइनस कर देंगे, 3x माइनस के 10 कर देंगे। और वहीं मैं पूछूं कि 10 वर्ष पहले अमन के पुत्र की आयु क्या थी, अमन के पुत्र की आयु, तो कहोगे सर x था, इसमें 10 वर्ष कम कर देंगे, x माइनस के 10 वर्ष हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। अब देखो लगाएंगे हम प्रश्नानुसार कि प्रश्नानुसार चीज़ें क्या कह रही हैं वो चीज़ आपको समझना है। 10 वर्ष पहले की उम्र कितनी गुनी थी, 5 गुनी थी अमन की पुत्र की उम्र के। तो अमन की आयु कितनी है, 3x माइनस का 10, 3x माइनस का 10। इनकी उम्र 10 वर्ष पहले 5 गुनी थी, किसके, पुत्र के उम्र के 5 गुनी कर दिया। तो ये दोनों चीज़ें बराबर हो गया ना। 3x माइनस 10 किसकी उम्र थी, अमन की उम्र। तो 10 वर्ष पहले इनकी जो अमन की उम्र थी वो पुत्र के उम्र के 5 गुनी थी। यहाँ हो गया, इसको सॉल्व करेंगे 5x और ये हो जाएगा 10, यानी ये हो जाएगा 3x माइनस का 10 इज इक्वल टू 5x और माइनस के 10 पंजे कितना हो गया, 50 हो गया। x वालों को एक तरफ ले आओ, यानी हो जाएगा 3x माइनस के 5x बराबर माइनस के 10 उधर जाएगा प्लस में 10, तो माइनस के 50 बचा, प्लस के 10 हो गया, यानी यहाँ बच गया माइनस के 2x, इधर कितना बच गया, माइनस के 40। माइनस से माइनस खत्म, तो x बराबर कितना आएगा, 2 से काटोगे 20 बार में। अब x का मान अगर पता चल गया तो सारा कुछ पता चल गया। दोनों की वर्तमान आयु पूछा था, ये x क्या है, पुत्र, तो पुत्र x मतलब कितने वर्ष पुत्र की आयु है, 20 वर्ष पुत्र है, और ये कितना हो जाएगा, 20 तिया 60 वर्ष अमन हो जाएंगे। तो इस बात को समझ गए ना। आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 20 वर्ष और 60 वर्ष, यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। यही पहले प्रश्न का आंसर है। अमन की आयु हो गई 60 वर्ष और पुत्र की आयु कितनी हो गई, 20 वर्ष हो गई। बात क्लियर, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन बन जाता है आपका मेंसुरेशन का। तो आप देखो यहाँ पर चीज़ें क्या कह रही हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 साइड बराबर होती हैं वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। अगर मैं मानूँ कि यह आपका क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है,
एक समद्विबाहु त्रिभुज है, मैंने मान लिया। तो इसमें आपको आधार दिया गया है 4/5 सेंटीमीटर आधार। अगर इसका नाम रखो A, B और C, तो ये आधार हो गया ना, ये दिया है 4/5 सेंटीमीटर। और उसके बाद आपको परिमाप दिया है। परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, है ना। उसके बाद आप पूछे बराबर भुजाओं की माप। अगर भाई ये दो भुजा नहीं पता है तो आप मान लो इसको x सेंटीमीटर और आप इसको भी x सेंटीमीटर मान लो, ठीक है ना। आप क्वेश्चन ऐसे लिखोगे, क्वेश्चन लिखोगे कि माना बराबर भुजाओं क्या है, माना बराबर भुजाएं जो हैं वो हैं x सेंटीमीटर। आपने ऐसे मान लिया कि बराबर भुजाएं x सेंटीमीटर है। अब आपको पता है कि त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, आपको अच्छे से पता है कि त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, यानी AB, भैया AB कर दो, AB प्लस में कर दो BC और प्लस में कर दो CA, AB BC CA, तीनों भुजाओं का योग हो गया ना। अब देखो त्रिभुज का परिमाप दिया है, कितना दिया है? 4 सही 2/15। यहाँ लिख लो 4 सही 2/15 और बराबर AB कितना है? x माने हो x, BC कितना है? 4.5 हो गया और प्लस में CA कितना है? वो भी x हो गया। बात क्लियर? तो यहाँ 15 चौको 60, 2 62/15 हो गया। ये हो गया 62/15 बराबर x 2x प्लस में 4 बट्टे में कितना हो गया? 5। x का मान निकालो 4/5 प्लस में इधर माइनस में, तो ये हो जाएगा 62/15 माइनस के 4/5, ये हो गया 4/5 बराबर कितना बचा? 2x बचा। परिमेय संख्या ऐसे तो घटा नहीं सकते जब तक हर नहीं बराबर होंगे। 5 को 15 बनाने के लिए 3 से नीचे गुना और 3 से ऊपर गुना, तो ऊपर हो जाएगा भैया 62 माइनस 4 3 12 और बटे 15 बराबर कितना बच गया? इधर 2x बच गया। 62 में से 12 जाएगा तो 50 10 60 यानी बच गया 50 बटे कितना बच गया? 15 और बराबर बच गया आपका 2x। अब आप इसको सॉल्व कर लो, 5 से काटो, 5 दहम 50 और 5 तियाँ कितना हो गया? 15 हो गया। 5 दहम 50, 5 तियाँ 15, 2 से काट दो, 2 पंचे 10, ये 5/3। x बराबर कितना बचा? x बराबर बच गया 5/3 और यही आपका उत्तर है। यही आपका क्या है? उत्तर है सेंटीमीटर में, क्योंकि ये भुजा है। या आप इसको छोटा करके लिख सकते हो, 3 एकम 3, 2 5/3, 1 सही 2/3 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। दोनों आंसर क्या है? आपके सही हैं। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को समझना है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम है, आप कोई भी गलती ना करो, इसलिए मैं आपको बहुत ही स्लो पढ़ा रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को फटाफट से समझ सको, ठीक है ना। आंसर कितना आएगा? 5/3 कह लो या 1 सही 2/3 कह लो, ये बात आपको समझना है, ठीक है ना। ये बात समझ गए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये कंपाउंड इंटरेस्ट से है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह लें तो ये क्वेश्चन यहाँ से पेपर में ज़रूर बनेगा कंपाउंड इंटरेस्ट से। तो आप समझो इस क्वेश्चन को, यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा उस बात को आपको समझना है। ये क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर अगर मैं 3 की बात करता हूँ तो ये कह रहा किस ब्याज दर से 400 रुपये का 9 माह में 630.50 का कंपाउंड इंटरेस्ट, CI का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। और लास्ट में एक बहुत प्यारी सी लाइन मेंशन की गई है कि यदि ब्याज प्रति तिमाही संयोजित होता हो, यानी 3 माह पर ब्याज क्या होता हो? संयोजित होता हो। देखो इस क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 की, तो हमें रेट बताना है। रेट हमें बताना है, हमने R बराबर क्वेश्चन मार्क। प्रिंसिपल है आपका 400, तो हमने कहा 4000 है, प्रिंसिपल है आपका 4000 और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना है? 630.50, यानी हो गया 630.50 हो गया। ठीक बात। अब टाइम पे ज़रा नज़र मारो, टाइम कितना है? 9 माह है। टाइम कितना है मेरे भाई? 9 माह है। लेकिन आप यहाँ पर देखो ये माह है और ब्याज आपका किस में संयोजित हो रहा है? तिमाही में संयोजित हो रहा है ब्याज, तिमाही में 3 माह। तो 9 माह में अगर 3 के गैप बनाओगे तो कितने गैप बनेंगे? 3 3 9 यानी 3 तिमाही होंगी।
3 तिमाही हो जाएंगी 9 माह में। अब यहाँ से आप निकालो। उससे पहले मैं आपसे पूछूं कि अमाउंट कितना है, तो अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन है 4000, ब्याज है 630, तो मैं क्या ये नहीं कह सकता हूँ 4630 रुपये 50 पैसे आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। इतनी बात बिल्कुल क्लियर। फार्मूला लगाएंगे a बराबर के p 1 प्लस में r बटे 100 की पावर कितनी हो गई, t हो गई है। अमाउंट कितना है जरा रखो, 4630 रुपये 50 पैसे, और बराबर प्रिंसिपल कितना है 4000, 1 प्लस रेट हमें बताना है 100 और इसकी पावर टाइम। अब 9 माह नहीं रखेंगे, 3 माह रखेंगे, तो 3 माह हमने यहाँ पर रख लिया। देखो भाई ये हमारा 4000 इधर आ जाएगा तो बटे में हो जाएगा, यानी इधर जो 4630.50 लिखा था ऐसे ही लिखा रहेगा, बटे नीचे आ गया आपका 4000, ये 4000, उधर कितना बच गया 1 प्लस के r बटे 100 की पावर 3 बच गया। अब देखो दशमलव हटाओगे, दशमलव के बाद 2 अंक ना, तो 2 जीरो नीचे पढ़ा लोगे। 5 से काट दो, तो 5 से काटोगे 5 9 45, 1 बचा 5 दूनी 10 हो गया, 3 बचा 5 6 30 हो गया, और ऊपर कितना बचा 5 एकम 5 हो गया, 5 एकम 5 हो गया। ठीक बात ना, ये 0 से 0 हमारा ख़त्म हो गया। नीचे 5 से काटेंगे तो 5 8 40 हो गया, 3 जीरो बच गया, 3 जीरो 8 हो गया, 80, 8000। अब देखो यहाँ बच गया आपका 92 61, और बटे कितना बच गया आपका 8000 बच गया, बराबर यहाँ बच गया 1 प्लस के r बटे 100 की पावर कितनी बच गई, 3 बच गई। अब आपको क्या करना है, इस चीज़ को ऐसा करो कि इस 3 के रूप में हट जाए, ये 3 यहाँ हट जाए, यहाँ ऐसी पावर ला दो। तो आपको पता है 92 61 और 8000, 92 61 21 का क्यूब है, 8000 20 का क्यूब है। तो क्या मैं इसको यह भी नहीं कह सकता हूँ 21 बटे 20 की पावर 3, यही तो कह सकता हूँ। और बराबर यहाँ बच जाएगा 1 प्लस में r बटे 100 की पावर 3, 3 से 3 अब ख़त्म हो जाएगा, 1 प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में, यानी 21 बटे 20 माइनस के 1 बराबर में r बटे 100। 20 एकम 20, अगला स्टेप क्या होगा मेरे भाई, 20 एकम 20, 21 से 20 जाएगा तो 1 बटा कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा, 1 बटा 20, यानी यहाँ बच गया 1 बटा 20, और बराबर में r बटे कितना 100, 20 पंचे 100, यानी r बराबर कितना आ गया 5% आ गया, r बराबर 5% आ गया। ये 5% आपका आंसर तो है, लेकिन मेरे भाई बातों को समझना, ये 5% आया है तिमाही, ये 5% तिमाही आया, लेकिन रेट वार्षिक होती है ना, वो तो तिमाही हमसे कैलकुलेट करवाया जाता है, बट रेट हमेशा वार्षिक होती है। तो अगर रेट आपकी 5% तिमाही है, तो अगर मैं आपसे वार्षिक रेट पूछूं तो एक वर्ष में कितने तिमाही होती हैं, 4, यानी 5% इंटू के हम 4 कर देंगे तो 5 चौके के 20% वार्षिक आपका सही जवाब होगा। 20% पर एनम आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा, इस बात को याद रखना। ये जो 92 61 है, ये ऐसा एक डाटा है जो कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत बार आता है। 92 61 हो गया, 1331 हो गया, ये कुछ ऐसे डाटा हैं जो आपको याद होने चाहिए कि ये इनका क्यूब रूट है, ये इनका स्क्वायर रूट है। ये सब थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें आप याद रखोगे तो कैलकुलेशन आपको बहुत अच्छे से कम करना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप 92 61 के फैक्टर करोगे, 3 के पेयर बनाओगे, तब आपको ये करना पड़ेगा। ठीक बात ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कितना आ जाएगा, 20% वार्षिक और 5% तिमाही। इतनी बात समझ गए हो भाई। आगे प्रश्न पे पहुँचे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या नंबर 4। ठीक है ना। देखिए इस बात को बिल्कुल हल्के में मत लेना कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन ये तो नहीं आएगा, ये तो बिल्कुल श्योर है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आएगा, ये मैं लिख के दे रहा हूँ, तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है उस बात को समझते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उस बात को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी कंपाउंड इंटरेस्ट से है। 12.5% की दर से कितने समय में 640 का चक्रवृद्धि मिश्र धन 840 होगा। अब इस क्वेश्चन में आपसे रेट पूछा था, इस क्वेश्चन में आपसे टाइम पूछे हैं, दोनों का कंसेप्ट सेम है। अब देखो हम कैसे लगाएंगे, यहाँ पर इस बात को समझना है। हम कैसे लगाएंगे, हमें क्वेश्चन नंबर 4 को लगाना है। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया 12.5%। 12.5%। एक बात ज़रा हमें बताओ, क्या मैं 12.5% को ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, या आगे देखो 12.5% को मैं क्या 25/2 नहीं लिख सकता हूँ? भाई 25/2 ही 2 का मतलब ही तो होता है कि 12.5% काटोगे तो 12.5% आएगा, तो 25/2% हो गया, ठीक है ना। और उसके बाद आपको क्या दिया गया, प्रिंसिपल। कितना दिया गया प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल दिया गया है मेरे भाई आपको 640 रुपये। 640 रुपये प्रिंसिपल दिया गया। अमाउंट आपको दिया गया कितने रुपए हो जाएंगे, 810 रुपये हो जाएंगे। देखते ही आंसर बता सकते हो मेरे भाई, देखते ही आंसर। टाइम निकालना है, टाइम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क ए बराबर के पी 1 प्लस में r/100 की पावर कितनी हो गई, टी हो गई। टी इन द सेंस टाइम। अमाउंट कितना 810, तो अमाउंट के स्थान पर रखेंगे 810। प्रिंसिपल कितना है 640 है। 1 प्लस रेट कितना है, ये हो गया 25, और बटे नीचे आपका 100 था, ये 25/2 का नीचे 2 आ जाएगा, ठीक है ना। टाइम नहीं पता, टाइम हमारा हो गया टी। 640 इधर आ जाएगा, तो 810/640 बराबर यहाँ आपका क्या बचेगा भाई, 25 से काटो, 25 एक कम 25, 25 चौके 100, 4 दूनी 8, एक कम 8, एक 9/8 हो जाएगा। यानी यहाँ हो जाएगा आपका 9/8 की पावर टी। ये कैसे हो गया, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ऊपर 1 नीचे 8, 8 एक कम 8, एक 9/8 की पावर टी। अब आप देखो तुरंत उत्तर बताओ, 81 किसका है, 81। अब 0 से 0 आप काट भी सकते हो, 0 से 0 ख़त्म, तो ऊपर हो गया 9, नीचे हो गया 8, 9/8 की पावर 2 में नहीं कह सकता हूँ 81/64 को, और यहाँ भी आ गया 9/8 की पावर कितनी, टी। अब आपको पता जब बेस बराबर तो पावरें भी बराबर, अतः इसको काट देंगे तो टी बराबर कितना आ जाएगा, 2 वर्ष आ जाएगा। आपके क्वेश्चन का आंसर है। आई होप आपको दोनों कंसेप्ट समझ में आए होंगे। मेन देखो कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट लगभग सभी लोग कैलकुलेट कर लोगे, इतना मैंने करा दिया, लेकिन रेट और टाइम कैसे निकालोगे कंपाउंड इंटरेस्ट का विद फार्मूला, तो वो चीज़ आपको यहाँ सीखना है। कुछ नहीं करना, हर हाल में आपको अमाउंट प्रिंसिपल इसके रूप में बराबर करना है बस, ठीक है ना। चलो समझ गई ये बात, कोई दिक्कत नहीं, आगे प्रश्न पे पहुँचे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, 5। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है उस बात को समझो। ये क्वेश्चन बढ़िया है, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 दोनों बढ़िया हैं, तो इसको आप समझो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ये कह रहा है कि यदि 2a बराबर के 4b बराबर के 5c, तो 7600 रुपये में a का हिस्सा क्या होगा, ये प्रश्न आपसे पूछे हैं। कोई नहीं सर, हम देखो यहाँ पर क्वेश्चन को लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में टोटल अमाउंट हमें कितना दिया गया, 7600, ठीक है ना। और उसके बाद हमें दिया गया कि 2a बराबर है किसके, 4c के बराबर है किसके, 4b के, और बराबर है किसके, 5c के। तो जब तक आपको a b c का अनुपात नहीं पता होगा तब तक आप किसी भी पैसे को नहीं डिवाइड कर सकते हो, है ना। तो आपको a b c का अनुपात पता करना पड़ेगा। तो अनुपात पता करने के लिए इनके बराबर हम 1 मान लेते हैं। तो यहाँ से आपको पता है कि इन सब के बराबर 1 है, यानी 2a के बराबर भी 1 होगा, और 4b के बराबर भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ऐसे, और 5c के बराबर भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ से a बराबर कितना आएगा, 1/2 आ जाएगा। यहाँ से b बराबर कितना आएगा, 1/4 आ जाएगा। यहाँ से c बराबर कितना आएगा, 1/5 आ जाएगा। एलसीएम ले लो, 2 4 5 का एलसीएम ले लो, 5 4 2 का एलसीएम 20, 20 से यहाँ गुना करा दो, 20 से यहाँ गुना करा दो, 20 से यहाँ गुना करा दो। तो 2 से काटोगे 2 दहम 20 से 10 आ गया, 4 से काटोगे 4 पंचे 20 से 5 आ गया,
5 से काटोगे 5 चौके 20, ये 4 आ गया, ठीक है ना। अब आप देखो ए बी सी का अनुपात कितना निकल कर आया है, ए बी सी का अनुपात निकल कर आया है कितना, 10:5:4, 10:5:4। अब जितना भी रुपया बांटना है वो इसी अनुपात में आप बांटोगे, जितना भी रुपया बांटना। तो मैं पूछूं यार आनुपातिक योग कितना है, आप जरा हमें बताओ कि आनुपातिक योग कितना। आप कहोगे सर 10, 5, 15, 4, 19 का आनुपातिक योग है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है ठीक है बात भाई 19 तो आपका योग है, लेकिन हमारे हिसाब से 7600 का योग है, यानी 1900 किसके बराबर होगा, 7600 के बराबर होगा। तो मैं कह दूँ 1 किसके बराबर होगा, तो 19 दूना 38, 19 तिया 57, 19 चौके 76, 1 बराबर 400 है। तो ए का हिस्सा कितना है, ए का हिस्सा है 10, तो आप कह सकते हो तो ए का हिस्सा कितना होगा, ए का पार्ट कितना होगा। तो आप कहोगे अगर 1 बराबर 400 तो ए तो भैया 10 पा रहा है, ए तो 10 पा रहा है, 400 का गुना करा दोगे, यानी ए का हिस्सा कितना है 4000 रुपये का, ए का हिस्सा कितना है 4000 रुपये का, यही आंसर हो जाएगा। ए का हिस्सा 4000 रुपये का, यही आंसर हो जाएगा। इस तरह आप शॉर्ट ट्रिक मत लगाना, जो ए को ढक लो तो 5 चौके 20, बी को ढक लो तो 10, सी को ढक लो तो 4 दूनी 8, ये ट्रिक मत लगाना मेरे भाई, नंबर कट जाएंगे, इस बात को ज़रूर याद रखना, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर 4000 आएगा। अब यहीं बी का पूछ लेता तो बी का कितना था 5, तो 4 पंचे 20, 2000 आ जाता। सी का पूछ लेता तो 4 दूनी 8, 800 हो जाता, ठीक है ना। तो ये 4 और 4 2 कितना होता था 6, और 4 चौके 16, 6 10 7 और 7 6 7600 रुपये आपका टोटल हो जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6, प्रश्न संख्या 6 देखेंगे क्या कह रहा उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। अपना क्वेश्चन नंबर 6, ये 6 नंबर क्वेश्चन है, आपको क्या जरा जानकारी दे रहा बताऊं। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 280 सेंटीमीटर है, यदि ऊंचाई और आधार का अनुपात 7:5 है तो ऊंचाई आपको हाइट बताना है, हाइट बताना है। अब देखो मेरे भाई, अगर त्रिभुज का आधार पता है, त्रिभुज का ऊंचाई पता है, तो त्रिभुज का आप क्षेत्रफल का फार्मूला कौन सा लगाओगे, ज़रा इस बात को हमें बताओ। जो आधार और ऊंचाई का अनुपात दिया है, ऊंचाई और आधार का अनुपात दिया है, जो आपको ऊंचाई और आधार का अनुपात दिया है, कितना दिया है 7:5, 7:5। तो आप यहाँ से मान लो, क्या मान लोगे, ये 7x हो जाएगा, ये 5x। मैंने बहुत बार बताया कि अनुपात कभी भी फ्रेश वैल्यू नहीं होती, आपको कोई ना कोई चर राशि जरूर लगानी पड़ती है। तो 7x 5x क्या हो गया, आपकी ऊंचाई और आधार का अनुपात हो गया। अब आपको पता, जब ऊंचाई और आधार का अनुपात दिया होता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला कौन सा लगाते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी आधार गुने ऊंचाई, जो कि समकोण त्रिभुज का फार्मूला होता है, ठीक है ना। तो आप देखो यहाँ पर क्षेत्रफल आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना 280 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मैंने रख लिया 280, 1/2 गुने बेस कितना है, तो बेस है 5x, ये हो गया 5x, हाइट कितना है 7x, हो गया 7x, 28 दुगना कितना हो गया, तो ये बटे से इधर गुने में आ जाएगा, 280 इंटू के 2 बराबर के 7 पंजे 35 हो जाएगा, 7 पंजे 35, x स्क्वायर, ये हो गया 35x स्क्वायर। 28 दुगना 56, 0 2 8 16, 2 दूनी 4 1 5, 35 गुने में इधर आ जाएगा बट्टे में, और उधर क्या बचा x स्क्वायर बचा। काट सकते हैं, किससे काटेंगे, 7 पंजे 35 और 7 8 56, 5 से काट देंगे, 5 एकम 5 6 के 30, यानी x स्क्वायर बराबर कितना आ गया 16 आ गया। तो x बराबर क्या 4 नहीं आएगा, x बराबर, अगर x का मान 4 आ गया, आपसे चाहे आधार पूछे चाहे ऊंचाई पूछे, आप बता सकते हो। भाई ऊंचाई पूछे है क्वेश्चन में, ऊंचाई 7x है, तो इसमें x का मान रखेंगे 4, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 4 यानी कितना 28 सेंटीमीटर, ये सही जवाब होगा 28 सेंटीमीटर। अगर यही बेस पूछ लेता तो बेस कितना हो जाता 5 इंटू के 4 यानी कि 20 सेंटीमीटर आपका बेस हो जाता।
कोई दिक्कत नहीं। बहरहाल यहाँ आपसे ऊंचाई पूछा था तो आंसर कितना होगा, 28 सेंटीमीटर होगा। तो इस क्वेश्चन को आप फटाफट से चाहो तो नोट कर लो। फिर हम आगे क्वेश्चन पे पहुँचते हैं, अपना अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वो क्या कह रहा, उसको भी आपको समझाते हैं। ठीक है ना भाई, चलिए 6 प्रश्न हो चुके हैं और उम्मीद है कि सारे प्रश्न आपसे बन गए होंगे, क्योंकि इतना प्रैक्टिस आप कर चुके हो। चाहे जैसा पेपर आए आप उसको डील कर सकते हो, है ना। अब देखो आगे कुछ क्वेश्चन है हमारे। आपने वो सेकेंड सेमेस्टर का तो पेपर देखा ही होगा भाई, टफ नहीं था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन पेपर आया था। आप भी उसको तुरंत का तुरंत बना सकते हो, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, उस बातों को समझना है। ये कह रहा है 2x/3 और प्लस में क्या है आपका 1 है, बराबर के 7x/50 और प्लस में कितना है आपका 3 है। इसको हल करना है मेरे भाई। समीकरण से एक क्वेश्चन निश्चित है। आपको पता है क्या कि आपका जो सेकंड सेमेस्टर का पेपर हुआ है, सेकंड सेमेस्टर का पेपर, उसमें समीकरण से 2 क्वेश्चन आए थे। समीकरण से आपके 2 क्वेश्चन आए थे और एक क्वेश्चन तो आपका 18 नंबर का जो होता है, जो 2 या 3 नंबर जिससे मिलते हैं, वही आया था बिल्कुल नॉर्मल सा कि उत्तर की जांच करो। तो आपका भी पेपर ऐसा आएगा, आप डरो मत कि पेपर टफ आएगा। इसी खुद पे कॉन्फिडेंस रखो, बेहतर होगा पेपर, बेहतर से भी बेहतर होगा अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है तब। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, हमें कुछ नहीं आता क्वेश्चन, मान लिया हमें कुछ नहीं आता, तो हम इस क्वेश्चन को किस नज़र से देखेंगे कि हम एक परिवार वालों को एक तरफ, यानी x वालों को एक तरफ कर देंगे, अचर वालों को एक तरफ कर देंगे। तो ये आपका 2x/3 लिखा था, प्लस के आपका क्या 7x इधर आएगा तो माइनस के 7x बटे कितना बच जाएगा, 15 बच जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, बराबर उधर 3 था, प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक बात। अब देखो 3 15 है भाई, ऐसे तो घटा नहीं सकते, तो 5 से नीचे इंटू करेंगे 5 से ऊपर, क्योंकि हर बराबर करेंगे ना, तो ऊपर हो जाएगा 10x माइनस के 7x बटे 15, हर बराबर तो 1 हर ले लिया, बटे वहाँ बच गया 2। 10x में से आपका 7x चला जाएगा तो बच गया 3x बटे में कितना बच गया 15, बराबर के 2 बच गया। कोई दिक्कत नहीं सर, ये 15 उधर जाएगा तो गुने में हो जाएगा, यानी 3x बराबर क्या आएगा 15 गुने के 2। तो x बराबर कितना आएगा 3 गुने में तो बटे में, 15 गुने 2 बटे 3, 3 से काटा 5 बार, 5 दूनी 10, यानी x बराबर कितना आ गया 10 आ गया। अब देखो ये तो मान आपका बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन अब मैं आपसे कहूँ कि एग्जामिनर आपसे उत्तर की जांच भी करवाएगा, उत्तर की जांच करवाएगा तो आप कोई दिक्कत वाली बात ना लेना, उत्तर की जांच आप करोगे। कैसे करोगे, क्वेश्चन को फिर से लिखो, 2x/3 प्लस के 1, तो हमने लिख लिया 2x/3 प्लस के 1 और ये बराबर किसके है मेरे भाई 7x/50 और प्लस में किसके 3 के बराबर है। x बराबर 10 रखो, जहाँ भी x है वहाँ 10 रखो, तो 2 इंटू के 10 बटे 3 प्लस में 1 बराबर के 7 इंटू के 10 बटे का 15 प्लस में 3। इसको आप सॉल्व करो, 10 दूना 20, 20 बटे में 3 प्लस में 1 बराबर के 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 14 बटे 3 प्लस में कितना हो गया 3 हो गया, है ना। प्लस में कितना हो गया 3 हो गया। अब आप देखो 3 तिया 9, 4 13, ऐसे देख लो एकदम करेक्ट आ रहा। 3 एकम 3 और 20 में 3 जोड़ोगे तो 23 बटे कितना हो गया 3 बराबर, 3 तिया 9, 9 4 कितना हो गया 13, 23 बटे 3। अब देखो LHS किसके बराबर है, RHS के बराबर है। बिल्कुल ऐसा ही काम आपको करना रहेगा, पूरे नंबर मिलेंगे, इस बात को ज़रूर याद रखना। ये क्वेश्चन ऐसा, इस टाइप का क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सभी के लिए जो लोग पेपर देने जा रहे हैं, ठीक है ना। जो लोग पेपर देने जा रहे हैं वो बिल्कुल इस ऐसे क्वेश्चनों को रट के जाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब मेरे भाई आप एक ऐसा क्वेश्चन देखो, ये आपके बुक का ऐसा क्वेश्चन है जो मतलब ना एक बार में तो आपकी समझ में ही नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ज़रा देखो कैसे।
गुणनखंड बेस्ड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर अगर मैं 8 की बात कर लूँ तो ये कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में है ए प्लस के 1 बाई कितना है ए है, और फिर है आपका x प्लस में 1 के गुणनखंड करो। इसके क्या करने हैं आपको, गुणनखंड करने हैं। अब इस प्रश्न को आप कैसे लगाओगे, आप क्या समझ सकते हो इस क्वेश्चन में, उस बात को हमें बताओ। मैंने आपको कहा था, क्या कहा था, यहाँ पर बात को समझना। मैंने कहा जैसे ब्रैकेट में m प्लस में n लिखा है, इसके बाहर कोई नंबर ऐसे लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, इस नंबर का पहले इससे गुना फिर इससे गुना, यही तो बताया था। तो देखो कुछ ऐसा लिखा मिल रहा है ना, तो आप क्या करो, पहले गुना कराओ। गुना कैसे कराओगे, तो वो कैसे कराओगे उस बात को समझो। a का गुना पहले आप x से कराओगे, फिर इसका गुना आप इससे कराओगे। यहाँ आपका एक्स स्क्वायर रहेगा, माइनस है ब्रैकेट में, तो माइनस है ना, देखो यहाँ माइनस है, तो जाहिर सी बात है पहले तो गुना करा लो फिर आप समझो। ये हो जाएगा ए एक्स, और प्लस में ये क्या आ जाएगा, एक्स बाई ए आ जाएगा, एक्स बाई ए, क्योंकि एक्स एक कम एक्स बाई ए हो गया, और प्लस में कितना बच गया आपका 1 बच गया। ये 1 बच गया, 1 तो बाहर ही है तो 1 बच गया। अब आप कुछ मत करो, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस के ए एक्स माइनस के एक्स बाई ए, और प्लस में आपका 1 हो जाएगा। प्लस में कितना हो गया आपका 1 हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस के ए बाई एक्स माइनस के कितना बच गया, माइनस के प्लस के 1 बच गया। अब दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है उस बात को आप देखो, दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, आप कहोगे सर दोनों में x कॉमन मिल रहा। ये x माइनस का a हमने एक ब्रैकेट में ले लिया, x माइनस का a हमने एक ब्रैकेट में ले लिया, माइनस के x बाई यहाँ पर देखो कुछ कॉमन मिल रहा है मेरे भाई, कुछ कॉमन मिल रहा है। अब देखो, अब इसी बात को समझना है, अब इसी बात को आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप ऐसे कॉमन नहीं ले सकते हो, आपको इसको व्यवस्थित करना पड़ेगा। कैसे, आप इस माइनस के ए एक्स को इसके स्थान पर लिख दो और इसको इसके स्थान पर लिख दो, तो आप कहोगे सर ये एक्स स्क्वायर हमारा था, अगर मैं इसके स्थान पर लिखूंगा तो माइनस का एक्स बाई ए बच जाएगा, अगर मैं इसके स्थान पर लिखूंगा तो माइनस के ए एक्स बच जाएगा, प्लस के 1 बच जाएगा। अब आपको कॉमन मिल जाएगा, इधर कॉमन ले लो, इधर कॉमन ले लो। इधर कॉमन मिल रहा है x, जब x कॉमन ले लिया तो x बच गया, क्योंकि डिवाइड करना ही रहता है। माइनस के x से x ख़त्म, तो 1 बाई कितना बच गया मेरे भाई, 1 बाई ए बच गया। इस बात को समझ गए। अब यहाँ पर कॉमन क्या ले, मेन मुद्दा तो ये है कि सर यहाँ पर आपको कॉमन क्या लेना है, यहाँ पर आप माइनस का a कॉमन लो। अभी रीज़न बता रहे हैं कि माइनस का a मैंने कॉमन क्यों लिया। माइनस का कॉमन लिया तो जाहिर सी बात है अंदर का चिन्ह तो बदल जाएगा, माइनस के a से a ख़त्म, तो ये बच जाएगा आपका x। अब प्लस और माइनस माइनस हो गया ना, अगर एक को a से भाग करोगे तो क्या 1 बाई ए नहीं आएगा, बोलो ज़रा। इसीलिए मैंने यहाँ पर एक कॉमन लिया, क्योंकि हमें ये दो टर्म बराबर करने ही पड़ेंगी। अगर मैं कहूँ एक को भाग करो a से, तो आप ऐसे ही तो करोगे, जैसे मैंने कहा 5 को भाग करो 2 से, तो आप ऐसे ही करते हो, तो वैसे a को भाग करोगे a से तो 1 बाई ए आ जाएगा। तो इस बात को विशेषता याद रखना है आपको। दोनों में कॉमन x माइनस के 1 बाई ए मिल रहा है, x माइनस के 1 बाई ए एक ब्रैकेट में, और नेक्स्ट ब्रैकेट में x माइनस का a बचेगा। ये दो गुणनखंड हो गए, यही आपके प्रश्न का जवाब है। बात को समझे, यही आपके प्रश्न का क्या है, सही जवाब है, ऐसा समझ लीजिए। फटाफट तरीके से नेक्स्ट पे पहुंचते हैं, अगले प्रश्न पे। अगला होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है उसको आपको समझना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है उसको आपको समझना है, ये बात ज़रा देखो। अब यहाँ तक की चीज़ आपकी समझ में आई होगी। अब मेरे भाई आपको देखो क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 9 नंबर है। ये क्या है कि दो व्यक्तियों की आय का अनुपात, ये क्वेश्चन बढ़िया है, और अगर मैं कह लूँ तो अनुपात का ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन है आपकी बुक का। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात दिया है, आय का अनुपात वो कितना दिया है, 9:4, 9:4 है। दो व्यक्तियों के आय का अनुपात, उनका व्यय 7:3 में है, उनका जो व्यय है 7:3 है अनुपात में है, ठीक है ना। यदि दोनों की बचत, यदि
दोनों की प्रतिमाह बचत, कैसी बचत मेरे भाई, प्रतिमाह बचत, दोनों की प्रतिमाह बचत कितनी है, 2400 हो, दोनों की प्रतिमाह बचत 2400 हो, तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, उनकी वार्षिक आय बताओ, उनकी वार्षिक आय बताओ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये मैं क्वेश्चन कहीं और के बिल्कुल भी नहीं करा रहा हूँ, आपको पता है मैं सीरीज सॉल्व करा रहा हूँ, तो ऐसा एग्जैक्ट क्वेश्चन बन सकता है आपके पेपर में, क्योंकि ये सारे आपके बुक के क्वेश्चन हैं। अब इस बात को समझो ज़रा, इस क्वेश्चन को आप कैसे डील करोगे। बहरहाल मैंने इससे पहले भी ये क्वेश्चन कराया था आपको, तकरीबन 2 बार कराया है, तो इस क्वेश्चन को आप कैसे, मैं आपसे पूछूं कि आय बराबर क्या होता है, तो आप हमें क्या जवाब दोगे। आय का मतलब क्या होता है, आपकी सैलरी। आय बराबर क्या हो गया, आपको कि सर यहाँ आय बराबर होता है बचत, और प्लस में क्या होता है, खर्च होता है। आय बराबर ये ना होता है बचत प्लस में खर्च। सपोज दैट मैं यहाँ पर टीच करता हूँ, मुझे 1000 रुपये मिलते हैं, सपोज दैट मुझे 1000 रुपये मिलते हैं। अगर 1000 रुपये से मैं 500 रुपये खर्चा कर दूँ तो मेरे पास कितने रुपए बचेंगे, 500 रुपये बचेंगे। वही चीज़ मैंने उल्टा कह दिया, मैंने कहा यहाँ पर मैं पढ़ाता हूँ और मुझे क्या है, जो भी रुपये मिलता है, मैंने आपसे नहीं बताया कि मुझे कितना रुपया मिलता है, लेकिन मैंने कहा कि मेरा खर्च जो है, मेरा खर्च वो 500 रुपये है, और जो मेरी बचत है वो भी 500 रुपये है। मैंने पूछा आपसे बताओ हमारी आय कितनी है, तो आप कहोगे 500 प्लस 500 बराबर 1000 रुपये आय होगी। यानी हमेशा जब आय की गणना करेंगे तो हम यहाँ पर खर्च और बचत को ऐड कर देंगे। अब यहाँ से 3 फार्मूले आपके जनरेट होते हैं, कौन कौन से, वो तो आपको बेसिक पता होगा। अगर मैं आपसे पूछूं खर्च बराबर क्या होगा, तो आप कहोगे यार अगर मैं आय से बचत इधर ले आऊँगा तो माइनस हो जाएगा, तो उधर क्या बचेगा, खर्च बचेगा, ये एक बन गया है ना। और मैं अगर बचत बराबर पूछूं तो आप कहोगे आय है इधर और माइनस खर्च कर देंगे तो हमारा बचत बन जाएगा, ये हो गया। बस यही 3 चीज़ें याद रखो, बाकी कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है इस प्रश्न में, ठीक है ना। चलो इस क्वेश्चन में देखो, आय का अनुपात है 9:4। 2 व्यक्ति हैं, माना कोई ए व्यक्ति है कोई बी है, इनकी जो आय का अनुपात है, आय का अनुपात कितना दिया है, 9:4। अब ये जो आय का अनुपात है ये एकदम निश्चित आय नहीं है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसमें x लगाएंगे, 9x हो गया 4x। माना इनकी आय कितनी है, 9x है, और इनकी आय कितनी है, 4x है ना। अब देखो, अब यहाँ से मैं अगर प्रश्नानुसार लगाऊं तो आप मेरे भाई बातों को समझना। आय कितनी है, आय है 9x बटे के कितनी हो गया, 4x हो गया। आय हो गई 9x बटे में कितना हो गया, 4x। ये लोग कितने रुपए प्रति माह बचाते हैं, 2400 रुपये प्रति माह बचाते हैं। तो अगर मैं आय से इनके किसको भाई, सेविंग मतलब इनकी बचत को घटा देंगे। भाई ये आय है ना, ये आय से मैंने दोनों की बचत को घटा दिया, तो ये किसके इक्वल होता है, ज़रा उधर देखकर बताओ। अगर ये आय है, आय से मैंने दोनों की बचत को घटा दिया तो किसके इक्वल होगा, खर्च के इक्वल होगा। और खर्च का अनुपात कितना दिया है, 7:3। तो ये 7:3 के बराबर नहीं होगा। अगर यही आपको बचत का अनुपात दिया होता तो खर्च हम घटा देते, इस बात को समझ लेना। अब क्या करो, कुछ ना करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो। 9 त्रिक कितना हो गया, 9 त्रिक 27x हो गया, माइनस के 3 0 0 3 0 0 4 तियाँ 12 के 2 1 3 दूनी 6 और 1 7 7200 बराबर 7 चौके कितना हो गया भाई साहब, 28x हो गया, माइनस के 2400 का गुणा कराएंगे तो 7 0 0 7 0 0 7 चौके 28 के 8 2 7 दूनी 14 15 16,800 रुपये हो गया। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 16,800 रुपये। अब क्या करो, अब यहाँ से कुछ ना करो मेरे भाई, x का मान निकालो। 28x प्लस से इधर आएगा माइनस में, तो 27x माइनस में 28x बराबर उधर माइनस का 16,800 बचा। ये माइनस के 7200 तो प्लस जाएगा, इधर 7200 प्लस में हो जाएगा। इधर बच जाएगा माइनस का x बराबर, घटा लीजिए मेरे भाई यहाँ पर,
2 जीरो से 2 जीरो तो पीछे आएंगे ही आएंगे। 8 में से 2 जाएगा तो 6 बच गया, 6 में से 7 जाएगा नहीं तो यहाँ हो गया कितना, 16 में से 7 जाएगा 9, 9600 हो गया। और ये माइनस में, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी x बराबर कितना आ गया, 9600 आ गया। x बराबर कितना आ गया, 9600 आ गया। तो अब दोनों की आय निकालो। अगर x बराबर 9600 आ गया है तो अब मैं पूछूं कि a की आय क्या होगी। a की आय जरा हमें बताओ, a की आय, तो a की आय कितनी थी, 9x थी ना, 9x। यहाँ पर 9 गुणे 9600 का आप रखोगे x का मान 9600 हो जाएगा। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे 9 जीरो यम जीरो, 9 जीरो यम जीरो, 9 छक 54 के 4 हासिल कितना आ गया, 5 आ गया। 9 9 81, 5 86, ये आ गया 86,400 a की आय है। a की आय है 86,400। अगर मैं b की आय पूछूं तो b की आय कितनी थी, 4x थी, यानी b की आय कितनी हो जाएगी, 4x हो जाएगी, 4x। 4 इंटू एक्स का मान रखोगे 9600, तो ये हो जाएगा 9600। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 4 जीरो यम जीरो, 4 जीरो यम जीरो, 6 चौक 24 के 4 2, 9 चौक 36, 37, 38, ये हो गया 38,400। लेकिन आप मेरे भाई इस बात को समझने की कोशिश करो, इस बात को समझने की कोशिश करो कि क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है वार्षिक आय, और ये इनकी मंथली आय है, ये मासिक आय है, और आपसे पूछा वार्षिक आय। तो मासिक से वार्षिक में जाने के लिए एक माह में 12 वर्ष, 12 से इसमें इंटू कराएंगे, 12 से इसमें इंटू कराएंगे, दोनों को इंटू करा के ऐड कर लेंगे, आपका आंसर आएगा। अगर मैं दोनों की आय का योग पूछे ना, उनकी वार्षिक आय बताओ, वार्षिक आय बताओ, तो यहाँ पर देखो 12 जीरो यम जीरो, 12 जीरो यम जीरो, 12 चौक 48 के 8 हासिल आ गया 4, 12 छंग 72, 4 76 का 6 हासिल आ गया से 7, 12 अट्ठे कितना होता है, 12 से तो 84, 12 अट्ठे 96, 96 6 102 और 103, ये आगे 103, ये आगे किसके, एक लोगों की आय, ये एक ही आय आ गई। ऐसे करके आप बी की आय निकाल दोगे तो दोनों की अलग अलग आय पता चल जाएगी। ए की मैंने निकाल दिया है, बी की आप खुद से निकाल सकते हो। तो ये आपको ऐसा कंसेप्ट समझना है। क्वेश्चन को आपको लास्ट में पढ़ना है कि क्या पूछे है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार गलत हो जाता है, वार्षिक और मासिक में गलत हो जाता। अगर यहाँ वार्षिक ना कहता तो यही आंसर हो जाता, लेकिन वार्षिक कह रहा है ना, तो मंथली हमें देखो मासिक व्यय दिया गया, तो जाहिर सी बात है मासिक का अनुपात दिया गया होगा। तो जब मासिक बचत दिया गया है, मासिक सब कुछ मासिक में दिया गया, तो वार्षिक जाने के लिए 12 से इंटू नहीं कराएंगे। बोलो जरा, समझ आ गई क्वेश्चन। आगे पहुँचे नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन पे 10 नंबर पे क्वेश्चन नंबर जरा 10 देखो क्या है, उसको समझने की कोशिश करो। यहाँ तक की बात समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 10, देखो आपको अच्छे से चीज़ों को भाई जितना टाइम बचा है पढ़ लो खूब अच्छे, मतलब जो भी टाइम बचा, घंटा 2 घंटा 3 घंटा 5 घंटा 12 घंटा जो भी समय बचा है, इतने समय में आप जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ लो बस, ठीक है ना। बाकी चीज़ें आप समझते हो। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये क्या कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर भुजा के 2 घनों को, 10 सेंटीमीटर भुजा के 2 घनों को, भुजा के 2 घनों को, 10 सेंटीमीटर भुजा के 2 घनों को बराबर सटा कर रखने पर, बराबर सटा कर रखने पर बने घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बताना है कि आयतन बताना है मेरे भाई, संपूर्ण पृष्ठ बताना है। बने घनाभ का, चलो दोनों बता देते हैं, आयतन और संपूर्ण पृष्ठ बताओ, आयतन और संपूर्ण पृष्ठ बताओ, दोनों बताना है आपको। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे डील करोगे, इस क्वेश्चन को कैसे डील करोगे। मैंने कहा देखो भाई कुछ मत करो, 2 घन हैं 10-10 सेंटीमीटर की, मैंने बना लिया यहाँ पर 2 घन हैं, ऐसे करके मैंने 2 घनों को बना लिया है ना, 10-10 सेंटीमीटर के, जिसकी लंबाई 10 है।
और फिर मैंने एक घन को और बना लिया 10 सेंटीमीटर के, क्योंकि घन कितने हैं 2 हैं, तो मैंने 2 घन ऐसे बना लिया 10-10 सेंटीमीटर के। अब इन दोनों घनों को जब मैं चिपका के रखूँगा तो एक आपका घनाभ बन जाएगा, एक आपका ऐसे करके क्या बन जाएगा, घनाभ बन जाएगा। इस बात को आप समझ रहे हो ना, एक ऐसे करके क्या बन जाएगा, आपका घनाभ बन जाएगा। ये ऐसे वाला आपका क्या बन गया मेरे भाई, घनाभ बन गया, ठीक है ना। अब देखो 10 और 10 ये टोटल कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। लेकिन घनाभ में चौड़ाई ऊंचाई तो बराबर होती है, यानी ये लंबाई इसकी 20 हो जाएगी और इसकी हाइट तो 10 ही रहेगी घनाभ की, और घनाभ की हाइट 10 और घनाभ की ब्रेथ भी कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। क्योंकि ये तो परिवर्तित नहीं, हम ऐसे चिपका के रख रहे हैं। अगर हम ऐसे चिपका के रखेंगे, हम जैसे मन वैसे चिपका के रख लें, हमेशा एक साइड ही डबल होगी, एक साइड ही जुड़ेगी, बाकी 2 तो निश्चित रहेंगी। तो कहने का मतलब ये आपके घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आ जाएगी। अब आपसे आयतन पूछे हैं, आयतन पूछे हैं आपसे ना, आयतन। तो जब आयतन पूछे, आयतन क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। रखो लंबाई है 20 और चौड़ाई कितनी है 10 × 10, ये हो गया 10 × के 10, है ना। 20 दहम 200, ये 2 1 कम 2 1 2 3, ये हो गया 3। यहाँ पर सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, सेंटीमीटर था ना, हाँ, तो सेंटीमीटर क्यूब हो गया। आयतन कितना हो गया 2000 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन संपूर्ण पृष्ठ पूछे हैं, दोनों चीज़ पूछे हैं। संपूर्ण पृष्ठ बताओ, तो संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला आपको पता ही होगा, क्या होगा है 2LB प्लस में BH प्लस में HL, ये होता है ना। रखो भैया 2LB लेंथ और ब्रेथ 20 दहम 200, ये हो गया 20 × के 10 प्लस में BH 10 × 10, ये प्लस लगा है बीच में ना, 10 × के 10 प्लस में HL 10 × के 20, तो ये हो जाएगा 10 × के 20। देखो भैया सॉल्व करो, 2 20 दहम कितना हो गया 200, 100 दहम 10 दहम कितना हो गया 100 और 20 दहम कितना हो गया 200, 2 2 4 1 5, यह जाएगा 200 2 × के 500, 500 दुगना 1000 और संपूर्ण पृष्ठ हमेशा वर्ग में आता, सेंटीमीटर स्क्वायर आपके क्वेश्चन का जवाब होगा। 2000 सेंटीमीटर स्क्वायर और 2000 सेंटीमीटर क्यूब और 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके क्वेश्चन का क्या है, सही जवाब है। नोट कर लो, आगे पहुँचते हैं, इसको नोट कर लो, फिर हम आगे पहुंचते हैं अगले प्रश्न पर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, वो हो जाएगा हमारा 11, है ना, क्वेश्चन नंबर 11। अगला क्वेश्चन देखो 10 नंबर, 10 हो गया, 11 नंबर देखो। अब 11 नंबर क्वेश्चन से एक क्वेश्चन तो निश्चित है, पूरा निश्चित एकदम आना। तो देखो कैसे, हम ज़रा देखेंगे अपना 11 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो ये कह रहा है 148 148 148 148 151 153 145 143 152 और 155 की माध्यिका आपको बताना है। इसकी माध्यिका बताओ, बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आप इसका आंसर बताओ जल्दी से। माध्यिका कैसे बताओगे, देखिए माध्यिका बताने के लिए सबसे पहले जो आंकड़े होते हैं उनको व्यवस्थित करना पड़ता है। तो आंकड़ों को हम व्यवस्थित करने के लिए 2 क्रम में लिखेंगे, आरोही या अवरोही। तो हम आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में लिखते। सबसे छोटा कौन सा आपको इसमें दिख रहा है 143, तो सबसे छोटा है 143 हमने लिख लिया। 143 के बाद क्या है 145, ये मैंने लिख लिया। 145 से बड़ा क्या है 145 से बड़ा है 148, ये मैंने लिख लिया। 148 के बाद 51 से पहले कुछ है 51 तो ये हो गया 151 152, 52 हो गया, 51 हो गया, 53 है, उसके बाद 55 है, तो ये हो गया 153 155। अब एक बार काउंट भी कर लेना आप बाद में कि दोनों सेम हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यानी n की वैल्यू कितनी है 7 है, जो कि क्या है एक विषम संख्या है। और जब n की वैल्यू विषम संख्या होती है तो माध्यिका बराबर क्या होता है n+1/2, वहाँ पद
यही ना होता है। n का मान रखोगे 7 प्लस में 1/2, ये पद हो गया। तो 7 और 1 कितना हो जाएगा 8/2, 2 से काटोगे 4वां पद कौन सा है आपका, 4वां पद कौन सा है, चाहे पीछे से देख लो और चाहे आगे से देख लो। 1 2 3 4 151, पीछे से देखोगे तो भी 151, तो उत्तर कितना आएगा 151 आ जाएगा, 151 आ जाएगा। अगर यहीं कहीं आपसे पूछ लिया, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जिसमें n की संख्या सम हो, अगर n एक सम संख्या होगी तो माध्यिका बराबर कौन सा फार्मूला लगाओगे, अगर n बराबर सम संख्या होगी तो n/2वां पद, n/2वां पद और प्लस में n/2 प्लस /2, अगर सम होगी तो ये फार्मूला आपको लगाना है, ठीक है ना, अगर n की वैल्यू सम होगी तो क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर कितना आएगा 151 आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो आप समझिए। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारा 12। देखिए लगभग सारे कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिए हैं, सारे कंसेप्ट मैंने आपको लगभग समझा दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है उस बात को समझना। ये कह रहा है यदि 6 8 x 15, यदि 6 8 x 15 समानुपात में है तो x का मान बताओ, x का मान बताओ, ये क्वेश्चन कह रहा है। अब देखो अगर ये ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो आप तुरंत कर दोगे, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। समानुपात का मतलब क्या होता है, समानुपात का मतलब होता है कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होगा, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होगा अंतः पदों के गुणनफल के। बस मेरे भाई, अंतः पदों के गुणनफल के, दो ही चीज़ें यही होता है बराबर। तो आप इसको समानुपात में व्यक्त करोगे 6 अनुपात 8 समानुपात x अनुपात कितना हो जाएगा 15। अब आप देख सकते हो 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 2 चौके 8, अंतर पदों का गुणा बाह्य पदों के गुणा के बराबर होगा, है ना। तो ये हो जाएगा 8x बराबर के 15 इंटू के 6, x बराबर के 15 इंटू के 6 बटे में 8, किससे कट जाएगा भैया, 2 चौके 8, 2 तियाँ 6, 15 तियाँ 45, 45 बटे में 4, तो यहाँ से काटोगे तो ये 4 एकम 4 एकम 4, 1 बचा 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 11.25 आएगा, 11.25 आएगा। अगर समानुपात में है तो x का मान 11.25 आएगा। भाई ऐसे देख लो 8x 15 छक्का 90, अगर 11 8 88, 8 कम 8 8 5 40, वैसे भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये बात आप समझ लो, नॉर्मल सा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी इम्पॉर्टेंट है, उसको भी आपको समझना है, वो कैसे आप लगाओगे जरा बातों को समझना। अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर होगा आपका 13। ये कह रहा है 2x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 5xy और प्लस 3y का मान बताओ, 3y का मान बताओ यदि x बराबर कितना है, x बराबर -2 और y बराबर कितना है 4 हो। तो ये क्वेश्चन है, मान रख के आपको आंसर प्राप्त करना है, बस मान रख के आपको आंसर प्राप्त करना है। इस क्वेश्चन में आप कैसे लगाओगे, देखो जो आपका ये लिखा है आपको पता, चर अचर के बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुना होता है, यानी ये हम कह सकते हैं 2 इंटू एक्स का स्क्वायर इंटू वाई का स्क्वायर, फिर प्लस है 5 इंटू एक्स इंटू के वाई और प्लस 3 इंटू के वाई। मान यहाँ पर प्रतिस्थापित करो, बस x बराबर कितना रखोगे -2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू -2 का स्क्वायर इंटू y बराबर 4, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 और फिर है इंटू 4 हो जाएगा प्लस 3 इंटू के 4। इसको सॉल्व कर लो बस भाई, 2 का स्क्वायर 2 हो गया, -2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, प्लस
अब यहाँ पर समझने वाली बात है, 4 दूनी 8, माइनस के 8, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 8 पंचे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का 4 प्लस के 4 से गुणा कराओगे 4 दूनी 8, माइनस के 8, माइनस 8 का प्लस के 5 से गुणा करोगे माइनस प्लस माइनस 8 पंच 40, और प्लस 4 तियाँ कितना हो गया, 12 हो गया। अब पता है आपको 16 चौको 64 और 64 इंटू के 2 128, या आप देखो ऐसे कर लो, 4 दूनी 8 इंटू के 16 माइनस के 40 प्लस में 12, 8 छंग 48 हासिल 1, 8 1 का मार 4 12, 128 माइनस के 40 प्लस में 12, प्लस वालों को ऐड कर लो, 128 2 30 140, 140 माइनस के 40, 140 से 40 जाएगा तो 100 आपके प्रश्न का उत्तर आएगा, 100 आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। तो ये बात समझ गए हो ना। तो मैंने टोटल 13 क्वेश्चन करा दिए हैं, बहुविकल्पी को छोड़कर मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए, और बहुविकल्पी में ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपको एक तो सूत्र ही पूछ लिया जाएगा, फार्मूला ही पूछ लिया जाएगा बहुविकल्पी में, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट का, कंपाउंड इंटरेस्ट का हो, रेट का हो, टाइम का हो, आपसे फार्मूला भी पूछ सकता है। तो बहुविकल्पी प्रश्न आप कर सकते हो। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर रोकेंगे। जितने भी साथियों का पेपर है उन सभी को ऑल द बेस्ट, आपका पेपर अच्छा हो ऐसा मैं भगवान से कामना करूंगा। तो चलिए ठीक है, यहीं पर वीडियो को रोकते हैं, मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। और टेट की क्लास, सुपर टेट की क्लास कब से आप चाहते हो ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। फ्री पढ़ाऊँगा बिल्कुल पूरा कंप्लीट मैं सुपर टेट का, मैथ भी, रीजनिंग भी और इंग्लिश भी, तीनों चीज़ मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।